प्यारे दर्शकों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इससे पूर्व हम दो आयोगों के विषय में पढ़ चुके हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग का अपना अद्वितीय योगदान है। कुछ गुण कुछ दोष तो रहे ही हैं, लेकिन इनका अपना योगदान अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमने राधाकृष्णन आयोग को जाना कि वह उच्च शिक्षा के लिए अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, जबकि माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग था। आज हम कोठारी आयोग को पढ़ेंगे। कोठारी आयोग भी जो है उत्तराखंड की जो प्रवक्ता है उसमें लगा हुआ है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पहली इकाई है। इस प्रकार से 10 इकाई है और 10 इकाई में विभिन्न विभिन्न टॉपिक है। कोशिश करेंगे हम एक आध दो महीने में ये पहली वाला जो 40 नंबर का है वो हम कवर अप करें, लेकिन जितना आपका रिस्पॉन्स आएगा उतना हम कर पाएंगे। मैं वादा नहीं करता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो अवश्य में हम भी मेहनत करेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाना, अन्य चीज़ें खोजना और टाइप करवाना बहुत ज़्यादा परिश्रम साध्य है। उसके अलावा मैं नौकरी भी करता हूँ, तो अध्यापक हूँ, तो अपनी जिम्मेदारियाँ भी हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतना मैं पढ़ाने का आपको कोशिश करूँगा कि आपका उत्तराखंड का जो प्रवक्ता है वो आपका हो जाए। क्योंकि पहला जो इस बार क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, ये मान के चलिए आपका अगर पहले पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए और दूसरे पेपर में आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपको कोई भी प्रवक्ता बनने के लिए नहीं रोक सकता है। ज़्यादातर लोगों का जो रुकेगा वो पहले पेपर में ही रुकेगा, क्योंकि इससे पहले स्पष्ट कोई पाठ्यक्रम नहीं था। अचानक से इन्होंने एक पाठ्यक्रम दे दिया। पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, तो तैयारी करने में इतनी कोई आसानी है नहीं और पुस्तकें उपलब्ध है नहीं। तो इसलिए आपके लिए मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है वो अद्वितीय है। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद यह प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए इसको आप सहर्ष स्वीकारें। और जहाँ भी आपको जो त्रुटियां लगती हैं या जो आपको लगता है कि यह होना चाहिए, वो अवश्य में सुझाव भी दें और प्रेम और स्नेह बनाए रखें। चलिए हम कोठारी आयोग को हम पढ़ेंगे। कोठारी आयोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हर आयोग का जो नाम है वो उसके अध्यक्ष के नाम पर ही रखा जाता है। जो कोठारी आयोग था, चाहे वो मुदालियर आयोग हो, राधाकृष्णन आयोग हो, क्योंकि राधाकृष्णन जी के नाम पर ही राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर जी के नाम पर मुदालियर आयोग, ऐसे ही दौलत सिंह कोठारी के नाम पर कोठारी आयोग का नाम रखा जाता है। सन 1964 में भारत के केंद्र सरकार अर्थात केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक नए आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर कोठारी जी ने करी। उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वो क्या थे? अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964 में गठित हुआ, जैसा कि आप जानते हैं। सन 1964 में गठन हुआ इसका और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। जिस प्रकार से राधाकृष्णन आयोग को हमने क्या जाना था? हमने जाना था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जाना था, ऐसे ही कोठारी आयोग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। यह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पीजीटी बनने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे जो कमीशन हुए, आयोग हुए, इन सब का गहन आपको पता होना चाहिए। विशेषकर ये महत्वपूर्ण भी है। और 40 नंबर में पहला जो शिक्षण अभिरुचि है 40 नंबर में पूछा जा रहा है और सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आयोग ने, और इसमें पूरे नंबर आने की संभावना है। इसमें हो गया, हिंदी में हो गया, हिंदी बहुत सरल है, 20 नंबर वो भी है, तो 20 और 40 60 नंबर आपके पक्के के हैं अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हैं तो। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें 23 संस्तुतियाँ थी। हम इनको जानेंगे आगे और जानेंगे कि इसमें क्या इनका सुझाव था, किस प्रकार की बातें इन्होंने कही थी। इनका सुझाव देखिए, सबसे पहले समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिका को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। यह इनका सुझाव था कि समान
होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए अलग से कोई पाठ्यक्रम हो, लड़कों के लिए अलग से हो। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तन कर दिया जाए, अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र के लिए भी इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि 75% सामान्य विद्यालय चले और व्यावसायिक स्तर के लिए 25% माध्यमिक स्कूलों को क्या करें, परिवर्तन करें, उनको रिफॉर्म किया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही दी जाए। ये भी इनका बहुत अच्छा सुझाव था कि जितनी भी प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो सारी किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। माध्यमिक स्तर या सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं के शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा 1 से 3 वर्ष की पूर्व माध्यमिक शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन हो, ये भी इनका सुझाव था। आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस आयोग में का सुझाव था कि 6 वर्ष पूरे होने पर बच्चे को पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया था। इसके अलावा देखिए, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो। सार्वजनिक जो शिक्षा जो क्या है, परीक्षा है। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, जो हम अब देखते हैं कि 9 के बाद ही यहाँ बदल जाते हैं। लेकिन कोठारी जी का जो सुझाव था, इस आयोग का जो सुझाव था, वो कहना था कि 9 के बदले 10 के बाद ही हो। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो, उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो, ये इनका सुझाव था। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक में 2 इन्होंने कैटेगरी रख दी। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की भी इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने कहा कि मास्टरों की, टीचरों की भी स्थिति सुधरनी चाहिए। उद्देश्य, कोठारी आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना एवं सुधार हेतु भारत सरकार की उचित सुझाव प्रदान करना। इसके अलावा देखिए, भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना, और जिससे भारतीय शिक्षा के स्तर में जो है क्या हो, सकारात्मक रूप से वृद्धि हो सके। भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना एवं उन कमियों के कारणों को पता लगाकर उनकी सूची भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना, उनको बताना। अंतिम देखिए, भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए एवं शिक्षा के स्तर को समान बनाए रखने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना। अब देखिए, आजकल जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, वो भारत सरकार या भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, वो चलती हैं। एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो भी पैटर्न है, वो अलग अलग क्षेत्र की थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन लगभग चीज़ें सेम रहती हैं। शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव थे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो 1 से 3 वर्ष का हो, निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष तक का हो, उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक हो, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष का हो, उच्चतर माध्यमिक 2 वर्ष का हो, स्नातक 3 वर्ष, पर स्नातक 2 से 3 वर्ष, अनुसंधान अर्थात रिसर्च का 2 से 3 वर्ष। इसके अंतर्गत कहा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। जिस प्रकार आजकल देखते हैं आप, पॉलिटेक्निक इत्यादि 3 वर्ष के होते हैं, ये भी एक व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रशासन से संबंधित कुछ सुझाव थे, ये सुझाव हम जान लेते हैं। उन अध्यापकों को नियुक्त करना जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो, और शिक्षा प्रशासन और शिक्षकों के प्रमोशन एवं ट्रांसफ़र संबंधित कार्यों की व्यवस्था करना। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE कैब को और अधिक अधिकार प्रदान किए जाए, अर्थात उस पर वो जो है क्या करें, कंट्रोल कर पाए। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देते हुए ही शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। शिक्षा से जुड़े हुए जिम्मेदारान पदों में योग्य अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, अर्थात जिनको अनुभव अच्छा है उनको ही बड़े पदों पर नियुक्त किया जाए। वित्त से संबंधित कुछ सुझाव थे, ये हम जान लेते हैं
केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम 6% हिस्सा क्या है, जब बजट पास होता है आप देखते हैं ना कि कितना हिस्सा जो है शिक्षा में लगाया गया, तो उनका सुझाव था कि कम से कम 6% जो हिस्सा है बजट का वो एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, निवेश होना चाहिए। क्योंकि खर्च हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, निवेश ही हो रहा है। फिर देश का बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो देश की ही तरक्की होगी। चाहे वह पैसा कमाएगा वो भी, लेकिन देश की तो तरक्की होगी, ग्रोथ तो होगा ना। शिक्षा को व्यावसायिक बनाना चाहिए, जिससे राजकोषीय कोष की वृद्धि हो, राजकोषीय वृद्धि हो। प्रांतीय सरकारों को अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा शिक्षा में निवेश करना चाहिए। प्रांतीय सरकारों को भी यह सुझाव दिया गया। ग्राम पंचायतों को भी वित्तीय निवेश करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर को जो है सुधारा जा सके। नगर पालिकाओं को भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। ये अच्छे सुझाव थे इनके, जो शिक्षा के लिए रिफॉर्म के लिए अच्छा था। कोठारी आयोग के मूल्यांकन से संबंधित कुछ सुझाव थे, उनको हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात बाह्य मूल्यांकन न हो, केवल आंतरिक मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का जो है आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे दिए गए नंबर वैध और विश्वसनीय हो अर्थात वैलिड हो, वैध हो। कक्षा 10 के अंतर्गत एक सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में संपन्न किया जाना चाहिए। जो आजकल आप भी देखते हैं कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं होती हैं वो एक क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या बोर्ड जो है उसको कराता है, सीबीएसई कराती है या फिर स्टेट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कराती है। बोर्ड की परीक्षाओं में अंक देने की जगह ग्रेड प्रणाली जो है अपनानी चाहिए। आजकल जो है सीबीएसई इत्यादि ग्रेड अपनाता है। जो एससीईआरटी हैं जितने भी स्टेट की हैं वह हम देखते हैं कि अंक प्रणाली अपनाते हैं। माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षाओं को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी इनका क्या था, सुझाव था। इनका कहना था मूल्यांकन के क्षेत्र में। विश्वविद्यालय संबंधित कुछ सुझाव उन्होंने दिए। क्या सुझाव दिए, भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनना चाहिए। यह आपको अवश्य में याद रखना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोला जाता है, 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र में और संस्थाओं की स्थापना की जाए, विश्वविद्यालयों की और संस्थाएं क्या है और विकसित की जाए। उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, जो किसके द्वारा होगी, यूजीसी के द्वारा होगी। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आजकल भी आप देखते हैं कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो वैलिड नहीं है, तो हर वर्ष विश्वविद्यालय क्या करता है, वह अपनी वेबसाइट में डालता रहता है कि ये वाला जो विश्वविद्यालय है वो क्या है, फ्रॉड है, इसे आप मत करिए। तो इस प्रकार के वो डालता रहता है। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, अर्थात जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ विश्वविद्यालयों के आवश्यकता अनुसार क्या हो, विश्वविद्यालय की स्थापना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोठारी आयोग आज पढ़ा। हम अगला जो आयोग है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, लाइक शेयर कमेंट अवश्य में करिएगा और अन्य मित्रों तक भी पहुँचाइएगा और कमेंट अवश्य में करिएगा जो आपको सुझाव हो। नमस्कार, धन्यवाद।